अहम खबर अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। बता दें आपको कि आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ पीछे चल रहे हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, 17,000 वोटों से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, रायबरेली से राहुल गांधी भी आगे चल रहे हैं और बताया जा रहा है तकरीबन 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बता दें आपको पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, फिरोजाबाद से अक्षय यादव आगे चल रहे हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं और ये अपडेट दरअसल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि कितने कितने सीटों से जो ये तमाम लोग हैं आगे चल रहे हैं। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। स्मृति ईरानी पिछली बार राहुल गांधी को हराया था और इस बार जब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं तो इनको सीधा जो टक्कर है वो मिली है और अब स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी के टेलीविजन स्क्रीन पर। सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे। 816 सेकेंड राउंड की जैसे ही काउंटिंग पूरी होती है मैं आपके सामने ठीक है। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? क्या यहाँ लखनऊ में 35 लोकसभा, लखनऊ 34 लोकसभा मोहनलालगंज और 173 विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना चल रही है। सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। सभी जगह पहले राउंड की घोषणा की जा चुकी है। अभी मैंने ब्रीफ में जो रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पर पहले राउंड की गणना के बाद जो थे वो यहाँ अनाउंस किए हैं। सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं और अंदर अधिकतर टेबल्स पे सभी कैंडिडेट्स ने अपने एजेंट्स नियुक्त किए हुए हैं। उनकी देखरेख में, उनकी प्रेजेंस में वो काउंटिंग चल रही है। सर, एक सवाल रहेगा, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा ईवीएम से नहीं डीएम से डर लगता है। कैसे देखते हैं सर? चुनाव आयोग के द्वारा एक पूरी व्यवस्था दी हुई है जिसके माध्यम से निष्पक्ष, पारदर्शी और फेयर तरीके। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर वायनाड से, इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर। वायनाड से राहुल गांधी की जीत तय। जी हां, वायनाड से इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आप सभी के टेलीविजन स्क्रीन पर। वायनाड से राहुल गांधी की जीत तय। रुझानों में राहुल गांधी 97,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में सिटिंग एमपी हैं वायनाड से राहुल गांधी और एक बार फिर से वो जीत की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, रायबरेली से और वायनाड से। पिछली बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था जबकि एक सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था। अमेठी में हार गए थे राहुल गांधी, लेकिन इस बार अपनी सीट को बदलते हुए उन्होंने अपनी मां की सीट यानी कि सोनिया गांधी की सीट जो रही रायबरेली, वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया और वहां से वो आगे चल रहे हैं। यानी कि दोनों सीटों से अब ये कहा जा रहा है कि आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी एक बड़े अंतर के साथ पीछे चल रही है, जबकि राहुल गांधी रायबरेली से एक बड़े अंतर के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि वायनाड में तो उनकी जीत सुनिश्चित बताई जा रही है, यानी कि तय बताई जा रही है। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी राहत की खबर यहाँ पर राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब उत्तर प्रदेश से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ेगा। और इस वक्त जो खबर है वो कंगना रनौत आगे चल रही हैं और जीत तय मानी जा रही। मंडी से आपको बता दें कि विक्रमादित्य 20,000 वोटों से पीछे है और कंगना 20,000 वोटों से आगे चल रही है। यहाँ पे तो एक कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। मंडी में ये कहा जा रहा था कि एक बड़ी और एक कड़ी टक्कर है, लेकिन इस पर सभी की निगाहें थी और एक सेलिब्रिटी चेहरा था। तो दूसरा ये कहा जा सकता है कि विरासत में मिला हुआ एक विक्रमादित्य, जो कि ये कहा जा सकता है कि उनको तो राजनीति विरासत में मिली थी और ऐसे में अब यहाँ पर कंगना रनौत की जो जीत है वो तय यहाँ पर मानी जा रही है। और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं पीयूष पंत जी, इस वक्त हमारे साथ बन गए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्टूडियो से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप भटनागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सीधे रुक कर लेते हैं फिलहाल प्रदीप भटनागर जी का। प्रदीप जी, मंडी से कंगना रनौत आगे, जबकि
रायबरेली से और वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जनता का आशीर्वाद है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, हाँ। वो तो अब 1 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं तो कंगना जी को बधाई दूंगा, आगे चल रही हैं, और राहुल जी को ही बधाई दूंगा कि आप वायनाड से बहुत आगे चल रहे हैं। रायबरेली से भी आगे चल रहे हैं। हाँ, मैं तो बधाई देना चाहूंगा। कम से कम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हुआ करते थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें हरा के भेजा था। तो आज वो जीत के दिखा, अगर जीती के उसमें आ रहे हैं तो हमें एक मैसेज ये भी जा रहा है ना कि क्या स्मृति ईरानी ने बेहतर काम नहीं किया अमेठी में, कि अब तो एक नॉर्मल प्रत्याशी उन्हें हरा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि संगठन में उनकी अच्छी पकड़ थी, और साथ ही साथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, आम लोग से बेहद जुड़ाव था उनका। क्या ये भी एक बड़ी वजह की अति आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ईरानी इतनी पीछे चल रही हैं? देखिए, कोई भी कार्य हो या चुनाव हो या रणभूमि हो, वो पूर्ण रूप से दिलचस्पी से करना भी चाहिए। और देखिए, स्मृति ईरानी जी ने अपने यहाँ बहुत अच्छा चुनाव भी लड़ा, और अब इन्होंने वहाँ निवास भी बना लिया जनता के बीच में, और वो वहाँ रहती भी है, और उन्होंने वो चीजें दूर करी वहाँ के लोगों की जो इन्होंने कभी देखा नहीं। और कहने को तो वो पुश्तैनी सीट है कांग्रेस की, कांग्रेस ने तो कांग्रेस के वहां से मुखिया जीत के प्रधानमंत्री बने, तो ऐसा क्या हुआ जो उन्हें हरा के भेज दे गया? तो ये चीज समझने वाली ये है कि स्मिता जी ने क्या करा है या क्या विकास नहीं करा है, जनता के बीच में क्या समय दिया है। चाहे उसके अलावा और जो सीटें हैं वो रुझान आपको बताएंगे, आपके ये जनता ही बताएगी आप जनता के बीच में आपने क्या किया है। जनता को पता है कि मेरे बीच से कौन निकल गया, मेरे बीच में कौन बैठता है, मेरे लिए किसने सोचा, मेरा किसने विकास करा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी अगर 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, इसलिए करते हैं, और उन्होंने अपने सांसदों को कहा था कि अपने क्षेत्र में फोकस रखिए, अगर आपको चुनाव लड़ना है जनता के बीच में रहिए, और रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है भारत की जनता की पार्टी है, और जनता ने ही बनाया, और हम जनता ही हैं जो सरकार, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी नहीं है। तो हमारे सांसदों को भी हम चीजों पे ध्यान रखते भी हैं और सोचते भी हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं। मोहम्मद एहतशामुल हक जी जुड़ गए हैं, टीएमसी के स्पोक पर्सन है। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुभम हेला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीपीआईएम के स्पोक पर्सन है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आपका रुख करूं उससे पहले पीयूष जी का मैं रुख कर लेती हूँ। पीयूष जी, खास तौर पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो किस तरह की स्थितियां आप बनते हुए देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के संदर्भ में? देखिए, हालांकि अभी तो मुझे लगता है कि कुछ जल्दबाजी है, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, लेकिन अभी जो बढ़त टीएमसी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो ग्राउंड, देखिए जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी वो लगभग उसकी तरफ एक जो है कि एक दिशा दिखाई दे रही है अभी तक जो है। आगे हो सकता है कि चीजें बदल जाएं, पलट जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी बहुत जल्दी है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी उनके ही तरफ बढ़ता, टीएमसी को वहाँ को है कि बढ़त थी, निश्चित रूप से भाजपा की सीटें घटने की बात थी। हालांकि भाजपा बहुत दावे कर रही थी, और यहाँ तक कि अमित शाह जी ने 30 तक का आंकड़ा छुआ दिया था, और तमाम जो जिस तरह के जो है कि एग्जिट पोल आए थे वो तो और आगे बढ़ गए थे, करते हुए 29, 30, 31, 32 कर रहे थे। जो भाजपा के नेता कह रहे थे वही वो कर रहे थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी हम जो देख रहे थे उसमें कुछ और, जो फाइट बहुत तगड़ी थी इस बार जो है, और इस बार भी कोई इस तरह का कोई हवा नहीं थी, और इसलिए लोग जो है कि काफी उद्वेलित थे चीजों को लेके, और वो कहीं ना कहीं डिसाइसिव एक वर्डिक्ट देने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं एक आक्रोश था उसमें, एक असंतोष था लोगों में। और टीएमसी ने बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी है, और भाजपा ने भी काफी मजबूती से वहां लड़ाई लड़ी, और भाजपा चाहती थी इस बार जो है मैक्सिमम सीटें वहां से लेके आए। लेकिन फिलहाल जो अभी ट्रेंड दिख रहा है, और शुरुआती ट्रेंड आप मानिए 2 घंटे का, ये थोड़ा सा इशारा देता है कि भले ही सीटों का अंतर चेंज हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी को बढ़त मिलती दिखाई देती है। और टीएमसी देखिए बड़ी मजबूती से लड़ी इस बार भी, और एक विकल्प देने की बात जो है केंद्र में जो है ये लगातार उठाती रही इस बात को। हालांकि ममता बनर्जी का इंडिया जो गठबंधन है उसके साथ जो है खट्टा मीठा जो चलता रहा, और वहाँ वो करती रही, लेकिन ये कहा जा रहा था कि एक स्ट्रेटेजिकली वो जो है अलायंस वहाँ नहीं बना रही, ताकि जो एंटी जो टीएमसी वोट है वो बीजेपी के खाते में न जाए, वो दूसरी पार्टी जो कांग्रेस के चला जाए, लेफ्ट के चला जाए। एक टेक्टिकल मूव इस तरह से चला गया था, ताकि जो है कि बीजेपी को जाएगा तो नुकसान होता टीएमसी को, बीजेपी को फायदा। ठीक है, एहतशामुल हक जी, मैं आपका सीधे रुक कर लेती हूँ। पहले के मुकाबले इस बार कुछ एक सीटों पर आगे आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोग तो क्लीन स्वीप की बात कर रहे थे कि इस बार एक भी सीट पर कमल नहीं खिलेगा। देखिए नेहा जी, अनहिमी
आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई है। ये शुरुआती रुझान है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले तक कहा था कि यहाँ से मैं सुपड़ा साफ कर दूंगा तृणमूल कांग्रेस का, अब देखिए कि अभी शुरुआती दौर में उनके रुझान क्या हमारे 25 से ऊपर में अभी चल रहा है। तो देखिए ये लोकतंत्र का 18वें लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व का ये रिजल्ट है। ये हम तमाम देशवासियों को बधाई देने चाहता हूँ। मैं तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक के हिसाब से मैं देश तमाम लोगों से जो रुझाने आ रही है, ये देखिए ये एक तरह से ये पूरे समझ लीजिए 140 करोड़ जनता के हिमायत में ये रुझान आ रही है। और ये मैं जो आज की जो रुझान है, मैं देश के तमाम वर्ग, तमाम जाति, तमाम समुदाय को मैं सैल्यूट करता हूँ और सलाम करता हूँ कि जिन्होंने इतने स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने जो वोट का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसलिए कि भारत की परिस्थिति आप देखे होंगे कि नलिनी जी 10 साल से पूरा देश बेहाल था, तो मैं आज की जनता ने दिखा दिया कि आने वाला जनता जो है कि मैं है अभी जनता ने क्या दिखाया क्या नहीं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये रुझान से नलिनी जी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कल का जो एग्जिट पोल 2 दिन पहले से देश के कोई भी चैनल, हर एक चैनल जो है 400 पार दिखला रहा था, हर एक चैनल। देखिए मैं आप लोगों APN न्यूज का मैं बहुत मैंने सम्मान करता हूँ और आप लोगों का बात से मैं बहुत ही समझिए इम्प्रेस होता हूँ कि आप निष्पक्ष बात करते हैं। ये हम सब इसलिए कि सबसे पहले आप एक टीवी एंकर हैं, लेकिन आप एक भारतीय हैं। ये हम तमाम लोगों को सोचना होगा कि देश सबसे बड़ा है, उसके बाद ही कोई भी मतलब कंपनी है या कोई भी चैनल है या कोई भी कुछ है। इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। भारत का समझ लीजिए भाग जो है बदल रहा है। इसलिए हमारा 140 करोड़ जनता का यहाँ समझ लिए किस्मत दांव पे लगी हुई थी। जो देश के समझ लिए आज बताइए हमारे क्या बताएंगे। मुझे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं शुभम जी का रुख कर लेती हूँ। शुभम जी, 0 पर यानी कि खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा आप लोगों का। देखिए गलत बात है। वाम मोर्चा और हमारे सहयोगी कांग्रेस, इंडिया अलायंस और बंगाल पे हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आप देखिए अभी तक हम लोगों को आप लोगों ने शून्य दिखाया था शुरुआती रुझान में। कॉमरेड मोहम्मद सलीम, अधीर रंजन चौधरी और तमाम लोग आगे दिख रहे थे। अभी देखिए ना आज होता क्या है। लेकिन ये जो फाका पूरा मतलब रणभूमि जो इनको पूरा खाली मिलेगा ऐसा नहीं। लड़ाई हर पैमाने पे इनसे लड़ाई होगी। टीएमसी और बीजेपी के जो नाजायज राजनीतिक रिश्ते हैं उसके खिलाफ लड़ाई होगी। और अभी टीएमसी के प्रवक्ता जो अभी जो इस रुझान को जो इंडिया अलायंस जो अच्छा परफॉर्मेंस के रुझान को देख के जो आज अभी वाह कर रहे हैं, इन्हीं की नेत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। ये हम भूले नहीं है। किस तरह से इंडिया अलायंस को कमजोर करने में, इंडिया अलायंस को धोखा देने में, इंडिया अलायंस को हर चीज पीछे ले जाने में ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा एक योगदान रहा है। ममता बनर्जी RSS के द्वारा प्रचालित एक पार्टी है। ठीक है, हिसाब होगा सब चीज का। इंडिया अलायंस अब इसमें सत्ता के बहुत करीब है और भाजपा के जो कुशासन या उनका जो ये भ्रष्टाचार या ये तानाशाह, जो हर चीज जो ये प्राइवेटाइजेशन करके देश के सरकारी संस्थानों को शामिल जी ये तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ममता बनर्जी और टीएमसी। मैं ये भाई साहब किस राज्य से आते हैं मैं तो सुना नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे स्पोक पर्सन है तो हमारे खड़गे जी जो है, हमारे जो स्टेट के प्रभारी अधीर रंजन चौधरी जी को जो आड़े हाथों लिया और उनको सुनाई खरी खोटी, तो मैं नहीं। आज का दिन बहुत आज है। एक सेकंड आप बोल लेते मैं खामोश रहा सर। मैं आप बोल लेते मैं खामोश रहा। सुनिए 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 सर, सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए इस वक्त मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे, और वह भी इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतने विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए हैं 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में
29 की 29 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, सभी को बधाई। तो छिंदवाड़ा में नकुल नाथ भी 10,000 वोटों से हाँ, हमने तो पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा में हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। छिंदवाड़ा अब हमारे लिए खास करके कमलनाथ कहते थे कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी सबके सामने आई है। जनता का प्यार भाजपा के प्रति है और छिंदवाड़ा पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। जी हाँ, तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, अभी सीपीआई का तो लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला पश्चिम बंगाल में, लेकिन प्रदीप जी देखिए, उन मुद्दों को क्या भारतीय जनता पार्टी टच नहीं कर पाई जिसको आपने कोशिश की थी बड़ा बनाने की, और बड़ा नहीं बना पाई? क्या संदेश खाली आप लोगों ने जिक्र किया, लेकिन जनता ने उतनी सीटें भी आपको नहीं दी पिछली बार के मुकाबले जितनी पहले आप लेके आए थे। 18 सीटों पे तो पिछली बार ही आप काबिज थे, अभी तकरीबन 17 सीटों पे आप आगे चल रहे हैं। देखिए, पहले तो रुझान अभी आ रहे हैं, रुझान की तरफ पूरा फोकस है। 1 बजे तक बाद पता लग जाएगा 1 बजे क्या हो रहा है। और बाकी आपने अगर आप तो कहते संदेश खाली का मुद्दा इतना बड़ा था कि उसका इतना इफेक्ट पड़ा, लोग इस बार वोट ही नहीं देंगे। मैं वही आ रहा हूँ वहीं पे। मैं पूछना चाहता हूँ कि संदेश खाली हो या पूरा पश्चिम बंगाल हो, तो वहाँ रक्त भरी राजनीति क्यों है? उस रक्त भरी की राजनीति का सबसे बड़ा हमने विधानसभा के अंदर देखा कितने हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए। और इस बार देखिए 24 परगना हो या आपका संदेश खाली हो, देखा हमने आपने क्यों टीएमसी ने वहां पे दंगा फसाद करा। आज पश्चिम बंगाल के अंदर क्यों शांतिपूर्ण मतदान होता है या चुनाव क्यों नहीं हो पाता है? पूरे देश के अंदर एक पश्चिम बंगाल क्यों है? क्या वहां के मुख्यमंत्री नहीं चाहती लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे वहां पे? क्यों? क्या है कि आज उन्होंने वहां पे इतना एक गैंगवार हर गांव के अंदर बना रखा है टीएमसी ने कि वो वहां के वोटरों को डरा के रखती है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मुझे नहीं जाना चाहिए पीछे। जब विधानसभा चुनाव आए, भाजपा लड़ी चुनाव पश्चिम बंगाल में और बहुत अच्छी लड़ी फर्स्ट टाइम, और जीत से मतलब हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम पे इतनी विधानसभा फर्स्ट टाइम हम लड़े मजबूती और इतनी सीटें आई। जो कार्यकर्ता टीएमसी के भाजपा में आए थे और जो वापसी गए, इन्होंने सर मुंडवा के उनको उठक बैठक करा के इन्होंने वापसी लिया। ये तो जनता की, ये इंसानियत की, ये वो कदर करते हैं कि कार्यकर्ता क्या होता है। रही पश्चिम बंगाल के बाद हम बड़े आश्वस्त हैं, दोपहर के बाद डिसीजन आ जाएगा कि ममता जी वही ममता जी हैं जो अपने मंचों पे क्या क्या बोल रही थी। भ्रष्टाचार की बात तो अभी करी प्रवक्ता ने इनके, तो बताइए ना टीएमसी पूरी भ्रष्टाचार में क्यों ईडी और सीबीआई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रही है? आपने भ्रष्टाचार की बात करी, सीपीआई में वही है। पता है सीपीआई में कितने कार्यकर्ता मरे इनके साथ और हुए, आज भी दंगे फसाद हुए। ये बात तो है। देखिए, चुनावों में हमने देखा कि सबसे ज्यादा अगर हिंसा होती है तो पश्चिम बंगाल में ही होती है। बिहार में जुड़ा हुआ है, चुनाव की नहीं बात पश्चिम करें, बंगाल के साथ बिहार भी जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारे मित्र जो भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं और जो अभी जो यहाँ के संदेश खाली के मुतालिक बोल रहे हैं, तो हमारे कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई पार्टी है भारत में, सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के मित्र 29 मित्र जो है, जो सब गुजराती हैं, लाखों करोड़ देश का पैसा गरीब का आपके जेल क्यों गए? संदेश खाली के विधायक जेल क्यों गए इतने ईमानदारी तो बता दीजिए। भ्रष्टाचार का बात सुनिए, ममता बनर्जी अब तक संदेश खाली क्यों नहीं गई है? का बात सुनिए आप। सूबे की मुख्यमंत्री क्यों नहीं गई अपने प्रदेश के समाज के जनता के लोगों से मिलने के लिए? बताइए ना। धैर्य रखो, आप डिबेट में मैं धैर्य है तो बताइए ना, ममता जी क्यों नहीं गई संदेश खाली आज तक? सर क्यों इतना उताला हो रहे हो? क्यों? मैं तो जवाब दे रहा हूँ, क्यों उताला हो रहे हो? भ्रष्टाचार के मामला में भारत में हमारे भारतीय जनता पार्टी जैसा वो भी भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है, जिनके 29 गुजराती बंधु ने जो देश छोड़ के भाग गए हैं, जो गरीब किसान मजदूर आम नागरिक का पैसा। नंबर 1 भ्रष्टाचारी, नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़ा जो समझ लिए यहाँ पर ये हुआ है। देखिए, सीधा रुख कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की वापसी तय। इस वक्त की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की वापसी तय। लोकसभा सीट पर भी तेलुगु देशम पार्टी की बड़ी बढ़त। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खुला खाता। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। लोकसभा सीट पर भी तेलुगु देशम पार्टी की बड़ी बढ़त।
कि आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी उभर चुकी है। जी और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयूष जी, किस तरह से इसे देखते हैं? तेलुगु देशम पार्टी जो है वो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर और सबसे ज्यादा बढ़त इस पे बनाए हुए हैं। देखिए नलिनी जी, ये तो तय था। देखिए एक एंटी इनकम्बेंसी थी बहुत ज्यादा वाईएसआर के खिलाफ, और टीडीपी का रिवाइवल होना ये तय था, ये माना जा रहा था, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। उड़ीसा में तेजी से आगे बढ़ रहे बीजेपी का रथ। इस वक्त की बड़ी खबर, उड़ीसा से तेजी से आगे बढ़ रहा बीजेपी का रथ। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को बीजेपी दे रही टक्कर। इस वक्त की बड़ी खबर, उड़ीसा में कमल खिलने के आसार। उड़ीसा में तेजी से आगे बढ़ रहा भारतीय जनता पार्टी का रथ। राज्य के 70 मतदान केंद्र पर चल रही मतगणना। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को बीजेपी दे रही है टक्कर, और उड़ीसा में तेजी से आगे बढ़ रही बीजेपी का रथ। बता दें कि उड़ीसा में कमल खिलने के आसार लगातार जारी हैं। तो सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ शुभम हेला जी भी जुड़ा हुआ है। शुभम जी, तमिलनाडु में भी जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है वो ये बता रही है कि वाईएसआर की जो सत्ता से निकालने का जो कार्य है वो जनता ने कर दिया है। किस तरह से देखते हैं? देखिए अच्छा होगा, जो साउथ में भी आप देखिएगा जो बीजेपी और उनके अलायंस है वो पीछे वो हटते जाएंगे, और जो इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस की जो जितने भी ताकतें हैं वो तमाम लोग उभरेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस जो है वो वाकई इंडिया अलायंस ने इस देश में खटके खाने वाले लोगों की हिमायत में बात की है। खटके खाने वाले लोग, मेहनती लोग जो पसीना बहाते हैं, जो रोजगार करते हैं, उनकी बात की है, उनके लिए लड़ाई लड़ी है, और एक अच्छा मैंडेट मैं उम्मीद करता हूं कि खटके खाने वाले जो लोग हैं उनको वो देंगे इंडिया अलायंस की तरफ। और बीजेपी के जो सत्ते बट्टे हैं, जैसे उड़ीसा में आप बीजेडी जो पार्टी है, बीजेडी ने हर मौके में बीजेपी को उड़ीसा में पैर पसारने का मौका दिया। हर मौके में बीजेडी जो है हर समय बीजेपी के गोद में खेलते कूदते रही है। जैसे बंगाल में टीएमसी हर समय बीजेपी के गोद में खेलते कूदते रही है। तो ये बीजेपी और बीजेपी के जो अलायंस है, ये सारे लोग इस बार सफा चट होंगे, और गरीब जनता के अधिकार, संविधान को बचाने के सवाल पे खट के खाने वाले लोग, पसीना बहाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, ये संविधान से देश चलेगा, कोई मनुवाद से देश नहीं चलेगा। बाबा साहब का संविधान अच्छे तरीके से फिर से पुनः हम स्थापित करेंगे, लोकतंत्र की आवाज मजबूत करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र की आवाज मजबूत करने की बात। और यहाँ पर प्रदीप जी मैं आपका रुक कर लेती हूँ। ओडिशा में भी कमल खिलने के आसार नजर आ रखे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरह से देखते हैं कि बीजू जनता दल जिसका जनाधार काफी अच्छा माना जाता है और साथ ही साथ वहाँ मौजूदा वक्त में सत्ता में भी है, अब कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए अगर आप उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो आज वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, आज फिर भी उड़ीसा पीछे क्यों है? नवीन पटनायक बहुत लंबे टाइम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर आज भी वहां इतनी क्षमता है या इतनी चीजें जो सुविधाएं हैं क्यों नहीं हो पा रही हैं? तो ये चीजें नवीन पटनायक जी को जवाब देना पड़ेगा। और जो उड़ीसा का गुस्सा जनता का है वो वोट के दम से देगी। अभी जिस तरह के सुशासन और इस चीजों की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, अभी कोई बोल रहे थे, शायद जेडीएस के होंगे शायद ये, तो मैं थोड़ा इन्हें बता देता हूँ उन्हें मैं, तो थोड़ा सा सीपीआई, हाँ सीपीआई के, तो इन्हें पता होना चाहिए सीपीआईएम को कि आज आपकी दुर्दशा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या करी है। आज भी आप लोगों की किस तरह दुर्दशा हुई है और करी है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके साथ रक्त भरी राजनीति करके आपसे सत्ता छीनी। सुन लीजिए तो मैं बता रहा हूँ तो चिंता इस चीज के बारे में। आपने भ्रष्टाचारी बोला, अभी मैं सुन लीजिए, भ्रष्टाचारी आपने भी बोला, सीपीआईएम ने और टीएमसी ने भी बोला, मगर नाम नहीं बताया कि भ्रष्टाचारी कौन है। मैं कहता ना भ्रष्टाचारी कौन है, तो आज बताइए ना, नक्सलवाद में आज सीपीआईएम का नाम क्यों आता है? आज नक्सली जितने भी हैं और ये नक्सलवाद है, तो सीपीआईएम का नाम जुड़ा हुआ क्यों आता है उसमें, थोड़ा बता दीजिए।
और आप टीएमसी की मैं बात कर लेता हूं भाई, टीएमसी तो बता तो दे ये कौन सा इंडिया अलायंस में आप ज्वाइंट हैं कि अधीर रंजन चौधरी आज मुंह भर भर के ममता जी को गालियां बक रहे हैं, कोस रहे हैं, ये कौन सा इंडिया अलायंस है? थोड़ा बताना चाहिए कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ा, यही बताना चाहिए। उसको अपडेट करके आइए। मैं वो जो गोबर भर के रखा है, उस दिमाग से गोबर निकालिए पहले। आरएसएस वाला जो गोबर भर के रखे है दिमाग में ना, उसको निकाल के फेंकिए पहले, तब बात करिएगा। आता कुछ नहीं है, बात करने चले जाते हैं। आप जानते हैं नक्सलवाद का मतलब क्या है? तो ये मैं थोड़ा जवाब दे दूं? मसले पे बात करते हैं ना, नक्सलवाद का मतलब नहीं जानते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा ये गोबर की बात कर रहे हैं, इस तरह से नहीं। मैं थोड़ा सा जवाब, एक बार छोटा सा जवाब दे दूं। खैर मैं इनकी तरह बदतमीज नहीं हो सकता, ना मुझे सिखाया गया है। ये जो गोबर की आपने बात करी ना श्रीमान, वो हश्र तुम्हारा पश्चिम बंगाल में हुआ है कि किसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। सुन लीजिए, यहाँ पेरियार का नहीं चलेगा, यहाँ पेरियार के उस पर नहीं चलेगा कानून। जाते हैं आप लोग नहीं, देखिए मैंने कितना बड़ा विषय उठाया कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर चुनाव हो रहा है कोई भी लोकसभा या विधानसभा, तो वहां पे खून खच्चर क्यों, शांतिपूर्ण चुनाव क्यों नहीं? क्या बिहार उस राज्य से मिलता है? क्या वहां होता है? वही पार्टी आज साल तक लगातार सत्ता पर काबिज रही पश्चिम बंगाल में, लेकिन मेरे पास सीपीआईएम के बहुत नाम है मेरे पास, अगर लेने आऊं तो मैं। बाद अब ये कंडीशन आ गई कि खाता तक नहीं खुल पा रहा, तो ये सोचने का विषय है। बंद होगा। नहीं, सीपीआईएम के विधायक तो है नहीं, ये सोचने का विषय है कि आज है कहाँ ये? क्यों है ये स्थिति, क्यों है यहाँ पर आपकी शुभम जी? अरे विधायक आपके जैसे, आपके विधायक पे छू है, दूसरे के विधायक खरीद के अपनी पार्टी चलाने वाले लोग आज हमको बोलेंगे? सब चोर चोटे लुचेरे टीएमसी के सब भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। क्या नैतिकता की बात करते हैं? बंद करेंगे दुकान आपकी। फर्स्ट एड मत होइए, मुझे लग रहा है फर्स्ट एड हो गए हैं आप, मुझे पता है पूरे फर्स्ट एड हैं आप। ठीक है, अच्छा ये बताइए प्रदीप जी, जो अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है, ये बताइए, अभी तो आप ये कह रहे थे कि 42 की 42 सीटों पर हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, लेकिन ठीक है ना शुभम जी, देखिए हम चुनावों पे रहेंगे ना, हम रुझानों पे बात करेंगे ना, इस तरह से आप एक दूसरे पे आरोप मत लगाइए प्लीज। 42 की 42 सीटों पर। और इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं बंगाल में टीएमसी को बड़ी बढ़त। इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर। 23 सीटों पर ममता की पार्टी आगे। बंगाल में टीएमसी को बड़ी बढ़त, 23 सीटों पर ममता की पार्टी आगे, 6 सीटों पर बीजेपी की बढ़त। और बंगाल में टीएमसी को बड़ी बढ़त, कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए एक राहत की खबर। बंगाल में टीएमसी को बड़ी बढ़त, 23 सीटों पर ममता की पार्टी आगे। आपको कि 42 सीटें टोटल पश्चिम बंगाल में है, जिसमें से 23 सीटों पर ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, जबकि बताया जा रहा है कि 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि लेफ्ट का अभी तक कहीं पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और बताया जा रहा है कि जो फिलहाल स्थिति है उसमें तकरीबन 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति कुछ पश्चिम बंगाल में फिलहाल बनी हुई है। और क्या 400 पार का जो नारा दिया गया था, वो महाराष्ट्र में भी यहाँ पर एक बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उसके साथ ही। हाँ देखिए नेहा जी, निश्चित रूप से देखिए महाराष्ट्र जो है कि ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कौन सरकार बनाएगा। इस बार ये था कि उत्तर प्रदेश के अलावा जो है महाराष्ट्र भी एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, वहां के परिणाम तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। और महाराष्ट्र में लगातार अगर आपको याद होगा कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही थी, वो चाहे भाजपा का अलायंस हो या चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, वो सब जो है कभी भी सीट बंटवारे को लेके कि कौन कितना करेगा, तो लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूजन था। बाद में चीजें स्पष्ट हुई और जिस तरह से देखिए पार्टियां वहां 4-4 पार्टियां थी, मतलब शिवसेना की 2 पार्टी, इनका वोट बैंक वो एक ही वोट बैंक है ना शिवसेना का, इसमें 2 पार्टियां बन गई, एक सत्ता में थी एक विपक्ष में थी, एनसीपी 2 धड़े में हो गई। जिस तरह से भाजपा ने वहां सरकारें गिराई और सरकार बनाई, उसको लेके भी वहां लोगों में, और किसान का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था वहां। लेकिन सरप्राइज ये है कि मुंबई शहर में जो है भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिल रही दिखाई दे रही हैं जितनी उसने दावा की थी, और जो उसका प्रभाव क्षेत्र भी है वहां पे। तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा, ये माना जा रहा था कि भाजपा मैक्सिमम सीटें लेके आएगी, उसको नुकसान कम होगा। एकनाथ शिंदे को नुकसान होने जा रहा है और अजित पवार की पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। अभी हो सकता है, देखिए अभी शुरुआत है, मैं फिर कहूंगा आपसे, अभी चीजें बदल सकती हैं। ये रुझान है, अभी ये नतीजे नहीं है। और इससे बीजेपी को एक शहरी मुंबई जो शहर का इलाका में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और रूरल में वैसे भी बीजेपी की पकड़ उतनी ज्यादा है नहीं, तो हो सकता है उसको जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार को काफी नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र ही काफी कुछ परिवर्तन लाने की तरफ ये एक संकेत दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं, बड़ा सरप्राइजिंग है। देखिए उत्तर प्रदेश बीजेपी का जो है एक आप कहिए कि पूरा एक सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ माना जाता है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। और लेकिन वहां सर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हरियाणा से। हरियाणा में बड़ा उलटफेर इस वक्त देखा जा रहा है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन आगे है और 10 में से 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए हरियाणा से तो ये कहा भी जा रहा था कि क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी कुछ वक्त पहले ही बदला गया, तो ये कहीं ना कहीं आभास था केंद्रीय नेतृत्व को कि जनता में कुछ हद तक नाराजगी है, संगठन में कुछ देखा जा रहा है। लगभग जो हम मान के चल रहे थे 350 के आसपास रहेगा एनडीए का ग्राफ, 340 से लेकर 350-60 के आसपास हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी चौथा राउंड ही पूरा हुआ है, आगे के राउंडों में ये स्थिति में और बदलाव आएगा। हम इंतजार करेंगे शाम तक। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र की जनता का। इन 4 राउंडों में मुझे भी उन्होंने 1 लाख से अधिक मतों से बहुमत दिया है। मैं कृतज्ञ हूं अपने क्षेत्र की जनता का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने गृह मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और ये मौका दिया कि मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकूं। तो पिछली बार 3.5 लाख के अराउंड में जो है आप हम उससे ज्यादा होंगे। पिछले बार 3,35,000 वोट से हम जीते थे। इस बार उम्मीद है कि 4 लाख से ऊपर वोटों से हम लोग जीतेंगे। देखिए प्रदीप जी, भले ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन जो महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उस वक्त को भी याद कीजिए जब 50 खोके एकदम ओके विधानसभा में नारे लग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगा था कि असंवैधानिक तरीके से आपने सरकार बनाई। कहीं ना कहीं जनता में वो मैसेज गया है और जो स्थितियां फिलहाल हम देख रहे हैं, आंकड़े जो हम देख रहे हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जनता में मैसेज, एक अच्छा मैसेज नहीं गया है आप लोगों को लेकर। प्रदीप जी देखिए, मैसेज की अगर आपने बात करी ना, अभी आपने सत्ता परिवर्तन की बात करी थी, तो सत्ता परिवर्तन के जो शिकायत है, जिन पे इल्जाम है, शिंदे जी जो बताया जाता है कि शिंदे जी ने बताया कि शिवसेना में हमारे साथ क्या हुआ, किस तरह उद्धव जी के जो बेटे हैं वो किस तरह एमएलए से बात करते थे, मंत्रियों से बात करते थे, टाइम नहीं होता था। तो शिवसेना कहाँ ना शिंदे जी, जो शिवसेना जिन चीजों के लिए बनी वो शिवसेना वहां नहीं है। जो शिवसेना का जो नारा था वो वहां नहीं है। उद्धव जी राजनीति में इतने लीन हो गए कि दिल्ली में सोनिया जी के नतमस्तक हो गए, बिल्कुल दंडवंत हो गए। तो वो शिवसेना वही शिवसेना है जो बाला साहब की, जिन्होंने कभी कांग्रेस से कंप्रोमाइज नहीं करा और अपने वक्तव्य में कहा भी कि पार्टी खत्म कर देंगे मगर कभी कांग्रेस से नहीं हाथ मिलाएंगे। तो आज शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो उन नारे से, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो शिवसेना को खड़ा करा, उन चीजों को उन्होंने देखा। आप अगर भाजपा पे इल्जाम लगाए कि सत्ता परिवर्तन, तो ये गलत होगा। आज भी वहाँ पे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के अंदर, क्या सही है, ये तो जनता को डिसाइड करना है। आज भी शिवसेना ठीक है राजीव जी, ये मैसेज क्या गया जनता में? देखिए लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाई। हालांकि कोर्ट की बात की जाए या फिर विधानसभा स्पीकर की बात की जाए तो हर तरफ से जीत मिली और वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन जनता सब कुछ देखती है, जनता जनार्दन होती है। और जनता में क्या मैसेज गया राजीव जी? देखिए, जनता निश्चित तौर पर जनार्दन होती है और जनता इस बातों को समझती है। भले ही लोग अलग अलग तरीके से बात करते रहे, अलग अलग बातें सामने आए, लेकिन जनता समझती है। शिवसेना शिंदे गुट अगर देखा जाए तो महज 6 सीटों पर आगे है। एक तो श्रीकांत शिंदे जो कल्याण की सीट पर है, दूसरा जो थाने का सीट है नरेश मस्के, वो क्योंकि शिवसेना का जो गढ़ कहा जा सकता है, यही शिंदे गुट का जो गढ़ कहा जा सकता है, यही इलाका है। बाकी बुल्ढाना, नासिक, थाने, मुंबई नॉर्थ वेस्ट में एक रविंद्र वाइकर की सीट है जो वहां से आगे है, और दूसरा मावेल का जो सीट है, क्योंकि ये रायगढ़ का इलाका जो है वो मुंबई के आसपास के इलाके, थाने के आसपास के इलाकों से ही जुड़ा हुआ इलाका है और उस पर शिंदे गुट के 6 कैंडिडेट आगे हैं। वहीं शिवसेना अगर देखा जाए उद्धव ठाकरे गुट पे, वो 10 जगहों पर आगे हैं। मुंबई में ही 3 जगहों पर वो आगे दिख रहे हैं, इसके अलावा बाकी और 7 जगह अलग अलग है। अब एनसीपी शरद पवार गुट जो है वो 6 जगह पर आगे है। यानी सुप्रिया सुले के खिलाफ जो अजित पवार की पत्नी लड़ रही थी, वहां लगभग
5,000 समथिंग वोटों से वो वहां आगे चल रही है, सुप्रिया सुले वहां आगे चल रही है। एनसीपी यानी अजित पवार गुट महज एक सीट यानी सुनील तटकरे का जो सीट है वो उस सीट से आगे चल रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार गुट साथ साथ आया था बीजेपी, लेकिन उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया वो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से वो सामने आए और उनके कितने सीट कितने कैंडिडेट आगे आए हैं। ये साफ जनता ने जाहिर कर दिया कि आखिर जनता किस करवट पे देख रही है। एक और बीजेपी बार बार इन नेताओं को जिनके साथ वो गठबंधन किए हैं उन्हें बार बार कई अलग अलग आरोप, 2019 का अगर चुनाव याद होगा उस दौरान के चुनावी भाषण याद होंगे, तो अजित पवार के खिलाफ किस तरीके से मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र चल रही है। जो भी आगे चल रहे हैं, गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुआ है। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त हिमाचल प्रदेश में देखी जा रही है और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि हिमाचल में भी कई सीटों पर कड़ी टक्कर बताई जा रही थी। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं, जबकि मंडी से कंगना रनौत की जो जीत है वो तय मानी जा रही है। ऐसे में जो बाकी सीटें हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ी राहत की बात हिमाचल प्रदेश से निकल के बीजेपी के लिए सामने आ रही है। तो इंडिया गठबंधन अभी कुछ फासले के साथ आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राजीव जी का रुख कर लेते। राजीव जी इस मुद्दे पर स्पष्ट तौर पर जनता ने अपना अपना मत दिया है और उस मत में ये साफ दिख रहा है कि जो नए गठबंधन हुए थे वो नए गठबंधन जनता को रास नहीं आ रहा है। भले ही ये गठबंधन कहा गया था कि विकास के लिए गठबंधन जरूरी है, देश के हित के लिए गठबंधन जरूरी है, लेकिन ये गठबंधन खास करके बीजेपी के साथ जो नए गठबंधन हुए वो गठबंधन जनता को रास नहीं आ रहा है। जनता ने अपना नतीजा स्पष्ट तौर पर कहा है कि आखिर वो उन्हीं पार्टियों के साथ हैं जिनके साथ उनका विश्वास जम रहा है। हालांकि इस दौर में अलग अलग जो बातें कही गई थी उस बातों का जो बयान अगर पीछे हम जाके उन बयानों को फिर से एक बार दोहरा लें तो इसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि एनसीपी जो दो पार्टियों में बटी हुई थी, एनसीपी जो अजित पवार गुट अलग होकर बीजेपी के साथ आया, उसे जनता ने पूरी तरह से एक साथ नहीं दिया है। हालांकि सुप्रिया सुले के खिलाफ अजित पवार की पत्नी खुद वहां खड़ी थी, लेकिन सुप्रिया सुले की सीट पर काबिज होने के बजाय सुप्रिया सुले उस सीट को अपनी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। अजित पवार के कैंडिडेट जो उनकी पत्नी थी वहां से खिसकते नजर आ रही हैं। सुनील तटकरे का एक सीट मात्र है जो अजित पवार गुट के हैं, वो उनका सीट एक सेक्टर में देखा जा रहा है कि हो सकता है कि वो सीट जीत में तब्दील हो जाए। लेकिन शरद पवार के गुट के देखा जाए तो अभी भी ये स्पष्ट है कि शरद पवार के विश्वास से शरद पवार पर लोगों का विश्वास है, यानी एनसीपी में अगर लोगों का विश्वास है तो शरद पवार के गुट पर ही विश्वास को जता रहे हैं। शिवसेना में भी वही हाल है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के गुट को लेकर जो बढ़त हासिल की गई है, यानी लगभग 8 से 9 जगह पर वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने बढ़त हासिल की है। वो स्पष्ट है कि शिवसेना के मूल रूप को लोगों ने माना है, ना कि शिंदे को लेकर, क्योंकि शिंदे की 2 या 3 सीटें जो जिस तरीके से हैं, एक श्रीकांत शिंदे का और जो ठाणे में जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता है शिंदे गुट का, वहां से वो सीट की तरफ नजर आ रही है। इसके अलावा 3 सीट और हैं। कुल मिलाकर अगर शिंदे गुट को देखा जाए तो 6 सीटों पर उनकी बढ़त आ रही है। वहीं बीजेपी को अगर देखते हैं तो बीजेपी को एक तरह से कहा जाए कि नुकसान देह साबित हो रहा है इन नए गठबंधन का। यानी अगर देखा जाए कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ये जो खाता खुल रहे हैं या बीजेपी के लिए जो बढ़त दिख रही है वो बहुत संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि 2019 में यही चुनाव के दौरान, यही परिणामों के दौरान अब तक लगभग 11 बजे तक जो चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए थे, बीजेपी मुख्यालयों पर पटाखे जलने शुरू हो गए थे। अलग अलग इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा था। हालांकि आज भी वो तैयारियां की गई हैं, लेकिन अभी तक मुख्यालयों पर जिस तरीके से जो पिछले दौर की बात थी वो एक तरह से वो मंजर नहीं
देखने को मिल रहा है। ठीक है राजीव जी, यहाँ पे एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में रुझानों में एनडीए आगे है। रुझानों में एनडीए 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। रुझानों में एनडीए 4, इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर आगे, जबकि एनडीए 9 सीटों पर आगे फिलहाल दिखाई दे रखी है। यानी कि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, एनडीए आगे है 9 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर फिलहाल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात जब महाराष्ट्र की हो रही है तो महाराष्ट्र के संदर्भ में राजीव जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजीव जी, क्योंकि जब बात महाराष्ट्र की हो रही है सर, तो ये जो चुनाव है इसके नतीजे साफ तौर पर उन आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी असर डालेंगे जो कि प्रदेश में होंगे। और उससे पहले जिस तरह से सियासी उलटफेर हुआ, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जिस तरह से पार्टियां टूटी, जिस तरह से नेताओं का आना जाना हुआ, ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम हुआ उसका लोकसभा चुनाव पे तो असर पड़ा ही है। लेकिन लगता है कि ये एक सेमीफाइनल होगा, ये जो पूरी तरह से प्रभाव डालेगा उन विधानसभा चुनावों में जो कि महाराष्ट्र में होंगे। जिस तरीके से ये चुनाव जो है निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव पर असर डालेगा, क्योंकि आगे आने वाला जो सबसे बड़ी जो लिटमस कहा जा सकता है इन तीनों गठबंधनों का, वो विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को शुरुआती दौर में ये जो गठबंधन किया गया, ये गठबंधन का पीछे का जो परिप्रेक्ष्य था यही था कि कहीं भी जो भी सीट जिस सीट पर बीजेपी कमजोर अपने आप को साबित समझ रही है, वहां इनका सहयोग ले, यानी शिवसेना शिंदे गुट का और अजित पवार गुट का साथ ले, क्योंकि मराठवाड़ा का इलाका है जहां मराठवाड़ा में एनसीपी का बाहुल्य है और उन बाहुल्य इलाकों में वो चाहती थी कि वो एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो ये निश्चित तौर पर उन्हें लाभ होगा। वही हाल था शिंदे गुट को लेकर भी साथ चलने, क्योंकि शिवसेना के साथ उनकी जो दूरियां बढ़ रही थी, शिवसेना के साथ जो नाराजगी हो गई थी, उस नाराजगी को आखिर मराठी वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए बिल्कुल ही बीजेपी ने ये एक चाल चली थी जिससे शिंदे गुट को साथ लाया। हालांकि उसके साथ उनके इजाफा यही हुआ कि सत्ता में भी काबिज हो गए और हो सकता है कि कुछ 2-4% वोट भी उन्हें मिले होंगे उन इलाकों में। लेकिन सीट बंटवारे के बाद जिस तरीके से लोगों में इस बात का पूरी तरह से अलग अलग मैसेज गया और इन कैंडिडेट्स को लेकर लोगों में जो नाराजगी हुई, वो नतीजे देखने को मिल रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को लोगों ने अपना प्रतिशत दिया, यानी अपना सहयोग दिया। अब यही बात अगर आते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारा को लेकर एक बड़ी माथापच्ची होगी, क्योंकि अजित पवार को ये मानना होगा, अजित पवार ये निश्चित तौर पर चाहेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनकी एक शिकस्त सामने दिख रही है, क्योंकि सुनील तटकरे के अलावा या 1-2 सीटों के अलावा उन्हें और ज्यादा जीत हासिल बढ़त नहीं दिख रही है। वहीं शरद पवार लगभग 8 सीटों पर बढ़त हासिल किए हुए हैं। तो लोगों के मन में ये जरूर विश्वास आ गया है कि एनसीपी का मूल रूप शरद पवार के साथ ही है, यानी मूल जो एनसीपी के पूरी तरह से जो कहा जाए कि एनसीपी को मानने वाले लोग हैं वो शरद पवार के साथ हैं, अजित पवार के साथ कुछ एक लोग हैं। अब यही बात होगी कि अजित पवार को यहाँ साबित करना होगा विधानसभा में कि आखिर उनकी भी महत्ता क्यों है और वो ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश करेंगे जो लोकसभा सीटों में सीटों बंटवारा में। वही शिवसेना के एकनाथ शिंदे की तरफ से होगा। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा वो फिर से वही है कि जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे निकले हैं, वही हो सकता है कि वही नतीजे उस बार यानी विधानसभा चुनाव में भी आए और बीजेपी को इन जो खास करके जो नए गठबंधन के लिए वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए हक की बात नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से जो लोकसभा चुनाव था, एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में जो नए समीकरण बने थे उसका एक लिटमस होगा, उसका एक सेमीफाइनल की तरफ से माना जा रहा है। और विधानसभा चुनाव में फिर से अगर बीजेपी अपने सत्ते पर काबिज होना चाहती थी तो इसलिए इन लोगों को लेकर आई, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक बस नमूना मात्र है
इस नमूने मात्र को लेकिन अगर लेकिन देखा जाए देखिए तो यहाँ पे लोगों अगर को ओवरऑल हम मतलब सीटों की बात करें राजीव जी, तो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा। 293 और 226 के आसपास ये जो सीटें हैं, यानी कि जो मुकाबला है वो कड़ा और बड़ा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। एहतशामुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। पीयूष जी और प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।